ओके जी, रिएक्ट की एप्लीकेशन में ना एक नॉर्मली एक इशू आता है। आई बिलीव आपने कल ये काम कर लिया होगा, लोकल स्टोरेज में सेव करने वाला फॉर्म का काम, लोकल स्टोरेज विद फॉर्मिकन या वैलिडेशन। उसके बाद रिएक्ट में जब आप काम करते हैं तो एक इशू आता है, बल्कि इशू नहीं, इनफैक्ट रिएक्ट हैज बीन डिजाइन्ड द वे इट इज कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो रिएक्ट में ये कंपोनेंट्स बिल्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। यानी तमाम के तमाम कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की, जिसमें हमने अभी तक ये देख लिया कि हमारा जो रूट कंपोनेंट होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा होता है? ऐप का कंपोनेंट होता है। और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हमने रेंडर करने होते हैं, वो सारे के सारे किधर होते हैं? ऐप के अंदर ही रेंडर होते हैं। तो मैं यूं मिसाल दूं अगर आपको कि ये ऐप का कंपोनेंट है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे 2 या 3 मजीद कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं, और उनके अंदर हर एक के कंपोनेंट के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर फिर कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर फिर कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर फिर 2 कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर फिर एक कंपोनेंट है। सिमिलरली ये ट्री इस साइड से भी ग्रो कर रहा है, तो इसके भी फर्दर कंपोनेंट्स हैं। तो अभी तक ये तो आपने देख लिया कि रिएक्ट एप्लीकेशन ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। एक और ट्री का मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट रेंडर करेंगे, जिसके अंदर कंपोनेंट रेंडर कर रहे होंगे वो पेरेंट होगा, और जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा किसी दूसरे के अंदर, वो क्या होगा? चाइल्ड कंपोनेंट होगा। फिर हमने दूसरी बात ये देखी, ये मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी बात ये देखी कि रिएक्ट में जो डाटा है वो वन वे उसका फ्लो है। डाटा का फ्लो क्या होता है? वन वे। यानी आपके पास अगर कोई डेटा, डाटा को हम स्टेट भी बोलते हैं, आपको पता है रिएक्ट की जुबान में। तो अगर आपके पास यहाँ कोई स्टेट पड़ी हुई है, जो पेरेंट एप्लीकेशन है या पेरेंट सॉरी जो रूट कंपोनेंट है, जिसको हमने ऐप बोला है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें यूजर लॉगिन हुआ हुआ है, तो वो यूजर लॉगिन या यूजर की जो स्टेट है, यूजर की स्टेट का मतलब क्या है कि वो लॉगिन है या लॉग आउट है। लॉगिन होगा तो यूजर के ऑब्जेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और लॉग आउट होगा तो यूजर का ऑब्जेक्ट नल होगा, एम्प्टी होगा। तो मिसाल के तौर पे आपकी कोई साइन इन का सिनेरियो है, तो रूट एप्लीकेशन के पास यूजर का ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी आप साइन इन हुए, ऐप के कंपोनेंट में आपके पास यूजर के साइन इन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये एक कंपोनेंट है जो डीप डाउन नेस्टेड इन द ट्री है। यहां पे आपने कोई बटन रेंडर करना है कंडीशनली बेस्ड ऑन यूजर लॉग्ड इन और नॉट। यानी यूजर अगर लॉगिन है तो यहाँ पे आपने उसका यूजर नेम डिस्प्ले करना है, और अगर लॉगिन नहीं है तो यूजर नेम डिस्प्ले नहीं करना। अब प्रॉब्लम ये होता है रिएक्ट में कि आपके पास एक स्टेट पड़ा हुआ है, कहाँ पे? ऐप के कंपोनेंट में। आपको उसी स्टेट का डेटा कहाँ चाहिए? इसी कंपोनेंट में डीप लेवल पे जाके किसी नेस्टेड जगह पे। वो यहां भी चाहिए हो सकता है, वो यहां भी चाहिए हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि ऐप से यहां तक डेटा पहुंचने का अभी तक कौन सा तरीका पढ़ा है आपने? प्रॉप्स। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब प्रॉप्स को आप, प्रॉप्स का मतलब क्या है कि यहाँ पेरेंट से डेटा पास करेंगे, तो ऐसा कोई तरीका है कि पेरेंट से डायरेक्ट आप यहाँ डाटा पास कर लें? ऐसा डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे सारों से गुजर के या डेटा को गुजार के कहाँ जाना पड़ेगा? उस डिजायर्ड कंपोनेंट तक पहुंचना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को मैंने एक नाम दिया था, अगर आप बता सके, प्रॉप्स ड्रिलिंग। इस प्रॉब्लम को हमने क्या बोला था? प्रॉप्स ड्रिलिंग। ये रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली जब आपका रिएक्ट के कंपोनेंट का ट्री लार्ज या कॉम्प्लेक्स हो जाए। और रियल टाइम एप्लीकेशन में नॉर्मली रिएक्ट ट्री जो है वो काफी ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है। अब यही प्रॉब्लम देखें कि मुझे यहाँ पे स्टेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यूजर के ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसको दूंगा, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इसको दूंगा, सॉरी इसको नहीं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको दूंगा, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इसको दूंगा, यहाँ से इसको दूंगा, यहाँ से इसको दूंगा, और यहाँ से इसको दूंगा। अब डेटा चाहिए था सिर्फ इसको और इसको, बीच में 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स को वैसे खामखा वो डेटा सिर्फ रास्ते के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तरीका या ये पैटर्न एफिशिएंट नहीं है, और ज़ाहिर है एफिशिएंट नहीं है तो रिकमेंडेड भी नहीं है। समझ आ गई बात? ये एक तरीका है या एक प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। अभी सोल्यूशन नहीं बताया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट में हम डेटा को अगर चाइल्ड से वापस पेरेंट ले जाना पड़े, मिसाल के तौर पे हमारे पास इस कंपोनेंट में कोई डेटा है, कोई भी स्टेट है, और हमें वो स्टेट चाहिए इधर,
इस ट्री के बिल्कुल दूसरे साइड पे। तो हमारे पास एक तरीका है, लेकिन वो भी बड़ा इनएफिशिएंट है। पहली बात तो ये है कि रिएक्ट में डायरेक्ट कोई तरीका ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे आप डेटा चाइल्ड से पेरेंट पे मूव कर सकें। रिएक्ट में ऐसा कोई तरीका नहीं है। रिएक्ट में डेटा यूनिडायरेक्शनल है, डेटा वन डायरेक्शन में है। तो अगर आपको चाइल्ड से डाटा वापस पेरेंट में भेजना हो तो इसके लिए एक ट्रिक खेली जाती है, या ट्विक खेली जाती है, जिसे हम स्टेट लिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट लिफ्टिंग का मतलब स्टेट को लिफ्ट अप करते हैं, लेकिन वो भी एक्चुअली तरीका वो नहीं होता कि डाटा रूट में ही डिक्लेयर करते हैं और वो फंक्शन के जरिए वापस कोई एक्शन ट्रिगर करते हैं। तो हमने स्टेट लिफ्टिंग पढ़ी नहीं है, तो आपको उसका हेडेक लेने की अभी जरूरत नहीं है। जब पढ़ाऊंगा छोटा सा टॉपिक है तो उसको कवर हो जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि रिएक्ट में डेटा को चाइल्ड से वापस पेरेंट में मूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट स्टेट लिफ्टिंग है। लेकिन स्टेट लिफ्टिंग के लिए भी कहा जाता है कि अगर एक या दो लेवल्स तक डेटा अप भेजना हो तो स्टेट लिफ्टिंग यूज करें। ये स्टेट लिफ्टिंग का काम नहीं हो सकता कि यहां से डेटा इधर भेजें, यहां से उधर भेजें, वहां से उधर भेजें, फिर यहां से नीचे भेजें और जाकर दूसरी जगह। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, बेसिकली उसकी जरूरत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड द रिडक्स। समझ आ गई बात? तो अब आप छोड़े रिडक्स को, सब कुछ छोड़े, मुझे सिर्फ जनरल लेमैन जुबान में इन दो प्रॉब्लम्स को देख के बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके ख्याल में। आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है? कि हम प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करेंगे या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम, अगर चाइल्ड से डेटा वापस किसी दूसरे ऊपर वाले कंपोनेंट को भेजना हो तो फिर भी प्रॉब्लम, हमें स्टेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और स्टेट लिफ्टिंग भी इतने बड़े लेवल की करनी पड़ेगी। तो ये तो दोनों बड़े ड्रास्टिक वेज है ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो व्हाट शुड वी डू? नहीं मतलब ये तो आप टेक्निकल जुबान बोल रहे हैं ना, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए अपनी जुबान में, लेमैन जुबान में? नया डेटा बना लें, किसी हद तक ठीक है। नया डेटा बनाने से बता दिया कि हम ना डेटा को किसी कंपोनेंट में ना रखें, हम अपनी स्टेट को किसी कंपोनेंट में ना रखें, बल्कि एक सेपरेट कोई जगह हो, कोई स्टोर हो, कोई रूम हो। जितना भी डेटा है पूरी एप्लीकेशन में यूज होना होता है। डेटा का मतलब स्टेट पूरी की यानी यूं कह लें कि हम अपनी एप्लीकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, डेटा पार्ट, कंपोनेंट पार्ट। समझ आ गई बात? तो सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग कर लें, और उन कंपोनेंट्स को जो डेटा भी चाहिए वो क्या कर लें, सेपरेट कर लें। सेग्रीगेशन हो गई है, तकसीम हो गई है। तो इसका मतलब ये काम अचीव करने के लिए, जिसमें हम डेटा और कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, इसलिए कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस ना हो, तो इसके लिए हम जो लाइब्रेरी, जो टूल, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसको जेनेरिकली कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट टूल। क्या कहते हैं? कि हमें कोई ऐसी लाइब्रेरी चाहिए, कोई ऐसा टूल चाहिए जो हमारी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को क्या कर सके, मैनेज कर सके। क्या कर सके? मैनेज कर सके। तो ऐसी लाइब्रेरी को हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? स्टेट मैनेजमेंट। तो नाम से जाहिर है कि क्या करेगी, स्टेट मैनेज। तो स्टेट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टेट खुद। तो इसका मतलब है कि स्टेट क्या है? डेटा। तो इसका मतलब है डेटा सारा का सारा हम अपनी एप्लीकेशन से बाहर रखेंगे जब जरूरत पड़े। अच्छा, ये डेटा हमने बाहर रख लिया सेपरेट। अब इस पूरे के पूरे रिएक्ट के कंपोनेंट ट्री को इस तक एक्सेस है, रसाई है। समझ आइए बात? तो अगर इस कंपोनेंट को डेटा चाहिए तो ये किससे मांगेगा? डायरेक्ट इधर। इसको चाहिए तो किससे मांगेगा? इससे। इसको चाहिए तो किससे मांगेगा? तो कहीं भी हमें प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? और कहीं भी स्टेट लिफ्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस कंपोनेंट को जिधर डेटा चाहिए, उस कंपोनेंट, वो कंपोनेंट किससे रिक्वेस्ट करेगा? स्टोर से। इसको मैं स्टोर बोल रहा हूं, ठीक है? वैसे ये टेक्निकल टर्म भी है, स्टोर का क्या मतलब है आगे चल के आप पढ़ेंगे जब रिडक्स पूरा कर लेंगे। लेकिन स्टोर स्टोर्स द एंटायर एप्लीकेशन स्टेट। स्टोर स्टोर्स द एंटायर एप्लीकेशन स्टेट। समझ आ गई बात? तो ये काम अचीव करने के लिए जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं रिडक्स। उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्स। तो अब आपसे को पूछे रिडक्स क्या, तो आप कहेंगे रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट। इसे और लैंग्वेजेस के साथ भी यूज किया जा सकता है, व्यू के साथ भी और
एंगुलर वगैरह के साथ भी। तो रिडक्स इज अ लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड टू मैनेज द स्टेट इन रिएक्ट एप्लीकेशन, या यूं कह लें कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। क्यों ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट? ये किसकी स्टेट को मैनेज करेगा? पूरी की पूरी किसी एक कम। देखिए अब आपकी स्टेट दो दो लेवल्स पे आ गई है। एक है लोकल स्टेट, वो जो यूज स्टेट है। तो ग्लोबल स्टेट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोकल स्टेट का एप्लीकेशन खत्म हो गया। लोकल स्टेट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे वैलिड है। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको डाटा जो है वो बहुत बड़े नेस्टेड ट्री में शेयर करना होगा, और अगर आपको विद इन द कंपोनेंट कोई स्टेट चाहिए तो यू विल स्टिल बी यूजिंग द लोकल स्टेट। अब ये दो टर्म्स भी आपको समझ आने चाहिए, लोकल स्टेट का क्या मतलब है और ग्लोबल स्टेट का क्या मतलब है। तो दैट्स इट, इनफ थ्योरी पार्ट। लेट्स डाइव डीप इनटू दैट। आप यहां पे सिंपली लिखेंगे रिडक्स। अच्छा, इसकी बहुत सारी तारीफें भी हैं। आप ये देखें जी, ये प्रिडिक्टेबल है, सेंट्रलाइज्ड है, डिबगेबल है, फ्लेक्सिबल है। ये चारों वर्ड आपको तब समझ आएंगे जब आप रिडक्स पढ़ लेंगे। पहले हमें कहानियां सुनाने वाली बात है, लिहाजा नहीं सुनाऊंगा कि प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, डिबगेबल का। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमें रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन करनी है विद रिएक्ट। रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है और रिएक्ट एक सेपरेट लाइब्रेरी है। तो हमें क्या करना होगा? पहले रिडक्स का सेटअप करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में। फिर चूंकि ये दोनों सेपरेट है, रिडक्स सेटअप करने के बाद फिर रिडक्स को रिएक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। तो दो मराहिल है। स्टेप नंबर 1, सेटअप द रिडक्स इन योर एप्लीकेशन, और स्टेप नंबर 2, लिंक द रिडक्स एप्लीकेशन विद रिएक्ट एप्लीकेशन। रिडक्स और रिएक्ट का आपस में लिंकेज। तो दो स्टेप्स हैं, तो इसके लिए कितनी लाइब्रेरी यूज होनी है? दो लाइब्रेरीज यूज होनी है। तो पहले मैं कौन सी यूज करूंगा? रिडक्स। इससे क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ रिडक्स का स्टोर सेटअप करूंगा। अगर मैं दो डायग्राम्स को एक्सप्लेन करता होता हूँ नॉर्मली रिडक्स समझाने के लिए, अगर आपको दो डायग्राम समझ आ गए तो रिडक्स की सारी फिलॉसफी समझ आ जाएगी। तो लेट्स डू दैट। तो वो डायग्राम पता नहीं कहां से मिलेंगी, मुझे अक्सर गुम हो जाती हैं। सॉरी, नहीं वो पिछले पेज पे शायद रेंडर हुआ था, ये आ गया ट्यूटोरियल के पेज पे। ये रिडक्स में ना ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 व्यू, नंबर 2 एक्शन, नंबर 3 स्टेट। आप इसे किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। ये आपका व्यू है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा होता है। इसको आप क्या बोल रहे हैं? व्यू बोल रहे हैं। पहला पार्ट क्लियर हो गया। आपने यहां पे लेट्स सपोज ऐड टू कार्ट का बटन है या कोई भी बटन है, तो जब आपने बटन पे क्लिक किया तो आपने क्या किया? कोई एक्शन परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? एक्शंस। ठीक। हालांकि एक्शंस इससे ज्यादा है, मतलब सिर्फ यही एक्शन नहीं है कि आपने बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन फिलहाल यही समझे कि आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो कोई एक्शन ट्रिगर हुआ। उस एक्शन ने क्या किया? मिसाल के तौर पे यहां जब काउंटर एप्लीकेशन थी, मैं बटन पे क्लिक करता था तो वो क्या कर देता था? स्टेट वैल्यू को चेंज करता था। जब स्टेट वैल्यू को चेंज करता था तो स्टेट वैल्यू को चेंज करने के बाद अपडेटेड वैल्यू को कहां प्रेजेंट करता था? दोबारा व्यू पे शो करता था। ये तो सिंपल सी डायग्राम है। हमारे पास तीन पार्ट्स होंगे। व्यू होगा, व्यू पे कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, स्टेट चेंज होगी, वो स्टेट दोबारा कहां पे रिफ्लेक्ट होगी? व्यू पे रिफ्लेक्ट होगी। सो व्यू, एक्शन, स्टेट, व्यू एक्शन स्टेट, व्यू एक्शन स्टेट, व्यू एक्शन स्टेट, यही काम चल रहा है। अब अगली डायग्राम में इन तीनों पार्ट्स को मजीद खोलेंगे। ठीक। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और मैं कोशिश करता हूं कि पहले इसी डायग्राम को इंप्लीमेंट कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। फिजिकली इंप्लीमेंट करूं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दूं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले ये चीज है जी कि आपने रिडक्स को यूज करना है तो आपको रिडक्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जो भी लाइब्रेरी आप यूज करते हैं रिएक्ट में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसको इंस्टॉल करना पड़ता है।
सो लेट्स डू दैट। आप सिंपल इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब एक और मसला है कि कुछ अर्सा पहले तक ना हम सिर्फ रिडक्स कोर इस्तेमाल करते थे। तो अब हम नॉर्मली मॉडर्न जो रिडक्स का स्टैंडर्ड है कि हम रिडक्स टूल किट इस्तेमाल करेंगे। तो आप चूंकि बिल्कुल नए हैं तो आप स्टार्ट ही रिडक्स टूल से करेंगे, तो आपको इससे पीछे जाने की जरूरत शायद ना पड़े, ठीक है। तो जब भी आप रिडक्स इंस्टॉल करेंगे तो वो कैसे इंस्टॉल होगी, रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट, ठीक है। ये टूल किट यूं समझे कि रिडक्स का इस वक्त एडवांस वर्जन चल रहा है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया इसे, यहाँ जाके इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मेरी रिडक्स जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं रिडक्स को इंस्टॉल करने के बाद दो तीन काम करूंगा। सबसे पहले मुझे यूआई चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला स्टेट मैनेजमेंट के साथ काम करना है, तो जाहिर है कोई यूआई होगी जिस पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई स्टेट अपडेट होगी तो कोई पता लगेगा ना। तो मैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में एक छोटा सा अलग सा पेज बना लेता हूँ जिसमें मैं ये सारे काम करूंगा। फिलहाल मेरे पास कितने पेज हैं, एक होम है और एक ऐड प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे ना एक नया पेज बना लेता हूँ। उस पेज को नाम दे देता हूँ जी होम ही दे दे, डॉट JSX दे दे, और इसको राउट में जाके रेंडर भी करवा ले। राउट हमने यहाँ दिए में, यहाँ पे जाके इसको कह दें जी के स्लैश होम पे होम, और ये होम इंपोर्ट होम फ्रॉम होम। ठीक है जी, दैट्स डन। Why are we getting errors? कॉमा मिसिंग है। ओह सॉरी। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने एक नया होम पेज रेंडर कर लिया इस पाथ पे होम पे। तो अब मैं इसको जरा नेव बार में लिंक भी कर देता हूँ ताकि जब हम क्लिक करें तो हमें वही चीज शो हो। ये होम है, इसको आप कर दें जी लिंक, इसको कर दें जी टू, और इसको कर दें आप स्लैश होम, और इसको कर दें आप लिंक। सो गेट बैक टू इट, इट्स नॉट स्टिल वर्किंग। स्लैश होम, तो वहां पर आपने एच कैपिटल दिया है, यहाँ स्मॉल है। एच मे बी वहां बेस पे ऐप में, ओके, सॉरी। ऐप में मेन में होम, चलिए ये होम इधर है, और नब बार में जाके नहीं ये तो ठीक है, इट सीम्स ओके। होम बना बना यार, क्या कर रहे हैं आप। हाँ अच्छा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सॉरी। RFCE, तो दैट्स इट। और फिर चूंकि इसके अंदर हमें नेव बार भी दिखाना है तो हम इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, और इसके अंदर आके नेव बार कर दें ये, दैट्स इट। सो ये हमारा होम का कंपोनेंट है, लेट्स सी। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत
कोई यूआई बनानी है, तो मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को फॉलो करके आपको यूआई बनाऊंगा, जिससे आपको पूरे रिडक्स की जो फिलॉसफी है, जो लाइफ साइकिल है रिडक्स का, वो समझ आ जाएगा। ये डायग्राम ये कहती है जी कि लेट्स सपोज आपके पास एक यूआई है और आपके पास यूआई में दो बटन है, एक डिपॉजिट का और एक विदड्रॉ का, और साथ साथ बना लेते हैं। तो मेरे पास ये यूआई है, इसके अंदर मैं दो बटन बना लेता हूँ। एक को मैं बोलता हूँ जी डिपॉजिट, और दूसरे को मैं बोल देता हूँ जी विदड्रॉ। तो स्टेप वन में मेरे पास, इसको फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसे पीटी यही कर देते हैं। क्लास नेम हम इसे कर देते हैं बीटीएन प्राइमरी, और इसी तरह इसको कर देते हैं जी क्लास बीटीएन बीटीएन ANGER। ठीक। फिर ये कहता है जी कि आपके यूआई में जो स्टेट है उसको कहीं डिस्प्ले भी होना चाहिए, तो मैं अभी स्टेट को डिस्प्ले करता हूँ पहले बदल। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, यूआई है। यूआई पे हम कोई एक्शन बनाएंगे, तो एक्शन क्या, यानी यूआई पे हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक पे क्या होगा, कोई ना कोई इवेंट चलेगा, कोई एक्शन चलेगा, कोई फंक्शन चलेगा। वो फंक्शन क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां इससे पहले हम क्या करते थे कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करते थे तो वो किसको चेंज करता था, लोकल स्टेट को चेंज करता था। किसको चेंज करता था, लोकल स्टेट को। लोकल स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ आप एक यूज स्टेट का वेरिएबल बनाएं, उसमें कोई इनिशियल वैल्यू दें, उसे यहाँ डिस्प्ले कर दें, इस बटन के क्लिक पे करें तो वो लोकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो अब हमने लोकल स्टेट के साथ काम नहीं करना, किसके साथ काम करना है, ग्लोबल स्टेट के साथ काम करना है। तो ग्लोबल स्टेट के लिए पहले रिडक्स को क्या करना है, सेटअप करना है। तो रिडक्स को पहला स्टेप क्या है कि रिडक्स को इंस्टॉल कर लिया है। दूसरा स्टेप क्या है कि रिडक्स को सेटअप करना है। रिडक्स को सेटअप आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप सोर्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएं और उसको नाम दे दें क्या, रिडक्स का। तो रिडक्स से रिलेटेड सारी लॉजिक, सारी कहानी आप कहां लिखें, रिडक्स के फोल्डर के अंदर। रिडक्स फोल्डर में या रिडक्स के सेटअप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टोर। क्या है, अभी आपने देखा था जो मैंने ड्रॉ किया था कि स्टोर क्या करता है, बेसिकली सारी की सारी स्टेट को स्टोर करता है। स्टोर इज नथिंग अ सिंपल फाइल। तो रिडक्स के अंदर आप सबसे पहले जाके क्या करें, स्टोर डॉट जेएस। ठीक। अब स्टोर कैसे बनाना है, ये सारा काम हम कहां से देखेंगे, डॉक्यूमेंट से देखेंगे या डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे। ठीक है। तो स्टोर बनाने के लिए हमें रिडक्स एक सिंपल सा फंक्शन देता है, क्रिएट स्टोर। तो मैं सिंपली क्रिएट स्टोर रिडक्स लिखूंगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा और ये मुझे प्रॉपर तरीका बता देगा जी हाउ टू डू दैट। सिंपल। अब नॉर्मली यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात आप, ऐसा मुमकिन है कि आप थोड़ी सी पुरानी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो जब आप इस तरह की चीजें देखेंगे तो ये आपको खुद ब खुद डॉक्यूमेंटेशन वाले वैसे हिंट तो देते हैं, जैसे ये कह रहे हैं जी कि पहले ये यूज होता था, अभी ये यूज होता था। तो आपको उस चीज से बचाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट अवे उस सेक्शन में ले जाऊं जो सेक्शन नया वाला है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन वाला है। तो बजाय क्रिएट स्टोर के आप ये कहें जी कि कॉन्फ़िगर स्टोर रिडक्स। ठीक। कोई दे दे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। हाँ ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है रिडक्स टूलकिट की। आपने जाके इसमें से एक फंक्शन निकालना है विच इज कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर का क्या मतलब है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि आपने सारी स्टेट जो है वो बेसिकली कहाँ स्टोर करनी है, स्टोर में स्टोर करनी है। उसके लिए आपको स्टोर सेटअप करना पड़ेगा। स्टोर सेटअप करने का मतलब क्या है कि सिंपल रिडक्स के फोल्डर में जाके एक फाइल बनाएं जिसको नाम दें स्टोर डॉट जेएस, और उसमें बिल्ट इन फंक्शन यूज करें गिवन बाय द रिडक्स टूल किट इटसेल्फ, और इसको आप फंक्शन को कॉल करें जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसको स्टोर कर दें
यू। स्टेप 2 में आपको सिंपली कॉन्फ़िगर स्टोर में आपको क्या चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर आप यहां पे जाएं तो ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये कौन सा पता नहीं ऑरेंज कलर है, ये येलो का कोई शेड है, ये जिसमें बड़ा सा स्टोर लिखा हुआ है, तो स्टोर हमने बना लिया है, दिस इज ऑल, ये आपका स्टोर है। ठीक, इस स्टोर के अंदर इसको क्या चाहिए, रिड्यूसर चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी एप्लीकेशन की ओवरऑल स्टेट को स्टोर करने के लिए स्टोर चाहिए, लेकिन स्टोर की फर्दर रिक्वायरमेंट है कि स्टोर क्या कह रहा है, मुझे एक रिड्यूसर दो, एटलीस्ट एक रिड्यूसर दो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हम अब क्या बनाएंगे, रिड्यूसर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये रिड्यूसर क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि हम रिड्यूसर बनाते कैसे हैं। सो लेट्स गो अहेड और हम जाके यहाँ पे एक रिड्यूसर बनाते हैं, और वो रिड्यूसर कैसे बनेगा, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस। आपकी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन में ना बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अक्सर ई कॉमर्स की मिसाल दूं तो ई कॉमर्स में आपका एक यूजर का फीचर है, एक ऑर्डर मैनेजमेंट का फीचर है, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का फीचर है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब ये कि आपने सारे प्रोडक्ट को ई कॉमर्स की वेबसाइट पे क्या करना है, लिस्ट करना है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने सारे ऑर्डर्स की डिटेल को क्या करना है, मैनेज करना है। एक यूजर का फीचर है जिसमें आपने यूजर्स को मैनेज करना है, क्रिएट यूजर, लॉगिन यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर वगैरह। तो जितने भी किसी एक एप्लीकेशन में जितने फीचर होते हैं ना, रिडक्स की जुबान में आप उसे स्लाइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लाइस बोल सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे यूजर का एक स्लाइस है, एक प्रोडक्ट्स का स्लाइस है, एक फलां का स्लाइस है, एक फलां का स्लाइस है। तो आपकी एप्लीकेशन में जितने भी फीचर होंगे आप उनको किस में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे। मेकिंग सेंस। तो उस सेंस में सिंपली जब आपने स्टोर बना लिया तो स्टोर के साथ आपको रिडक्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है, और इसको आप कह लें फीचर्स कह लें, और फीचर के अंदर आप बना लें, अभी जो मैं फीचर इंप्लीमेंट करने लगा वो कौन सा फीचर है, डिपॉजिट और विड्रॉ का। तो इससे पहले इनफैक्ट जो इन्होंने एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने सिंपल काउंटर का फीचर इंट्रोड्यूस कराया है कि आप सिंपल एक बटन बनाएं, उस पर क्लिक करें तो कोई वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाए। फेयर मिनिमल एग्जांपल। फेयर मिनिमल एग्जांपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको एटलीस्ट रिडक्स का पूरा फ्लो समझ आ जाए, पूरा लाइफ साइकिल समझ आ जाए। तो अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इस डिपॉजिट और सबमिट से पहले सिंपल आपको क्या करके बताऊं, एक काउंटर एप्लीकेशन। उसकी रीजन ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल मिलती है, पहली एग्जांपल वो स्ट्रेट अवे किसकी है, आपकी इंक्रीमेंट करने की। एक नंबर है और आपने उसमें क्या करना है, उस नंबर को इंक्रीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे रिडक्स के अंदर फीचर का एक फोल्डर बनाया और फीचर के अंदर एक स्लाइस बनाऊंगा और उसको नाम ही दे दूंगा काउंटर स्लाइस डॉट जीएस। अब ये स्लाइस किसको बोल रहा हूं मैं, एक फीचर को। तो मैं सपोज करता हूं कि मेरी एप्लीकेशन में एक बटन होगा, मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। तो मैं इस छोटे से हिस्से को क्या बोल रहा हूं, एक फीचर है मेरी एप्लीकेशन। तो फीचर को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्स में स्लाइस बनाना पड़ेगा। समझ आई बात। इस स्लाइस के अंदर क्या होगा, यहां पे सिंपल वंस अगेन आप जाएंगे दोबारा से कॉन्फ़िगर स्टोर को छोड़ के आप यहां पे इसी रिडक्स टूल किट से आपको एक और फंक्शन मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइस बोलते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से करूंगा, पहले ही बहुत ज्यादा एलोंगेट या प्रोलॉन्ग कर चुके हैं वैसे। तो सिंपल आप जिस तरह वो फंक्शन कॉल किया आपने क्रिएट स्टोर का या कॉन्फ़िगर स्टोर का, वैसे ही आप एक स्लाइस बनाने के लिए बिल्ट इन फंक्शन आपको रिडक्स देता है। आप क्या करेंगे उसमें, क्रिएट स्लाइस। ये क्रिएट स्लाइस आई एम फॉलोइंग हियर, ये आपसे एक ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर लेता है। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हमें फिलहाल 3 से 4 प्रॉपर्टीज चाहिए। यानी आई रिपीट, कोई भी फीचर बनाना है तो उसके लिए रिडक्स में आपको एक स्लाइस बनाना पड़ेगा। स्लाइस बनाने के लिए आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस एक ऑब्जेक्ट लेता है और उस ऑब्जेक्ट में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हमें चंद एक चाहिए। कौन सी चाहिए, नंबर 1 नेम, इनिशियल स्टेट,
और रिड्यूसर्स। तो मैं ये 3 दे देता हूं। पहले है नेम, आप इसको कोई भी नाम दे दें, मैं इसे कह देता हूं जी काउंटर। दूसरा है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में भी आप कुछ भी दे दें। लेट सपोज मैं दे देता हूं जी इनिशियल स्टेट में मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया और उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, 6 प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। मैंने सिर्फ एक वैल्यू की प्रॉपर्टी देके उसे क्या दे दिया, 0 दे दिया। यानी यही वो वैल्यू है जिसको मैं क्या करना चाहता हूं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहता हूं। ठीक हो गई बात। तो स्लाइस में 2 चीजें, पहला नेम, दूसरा इनिशियल स्टेट और तीसरा रिड्यूसर्स। तो बेसिकली जो चीज हमें अचीव करनी थी, जो चीज बनाने निकले थे, वो क्या था एक्चुअली, रिड्यूसर। क्योंकि स्टोर को क्या चाहिए था, रिड्यूसर चाहिए था। स्टोर को क्या चाहिए, अगर आप यहां पे जाएं ना और इसको ये करें और इसकी सजेशन में जाएं, तो ये ऑप्शंस में आपको यहां कहीं डिस्क्रिप्शन में बताएगा कि इट टेक्स बेसिकली अ रिड्यूसर। यहां नहीं बता रहा, बट इसकी हेल्प में होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या लेगा, रिड्यूसर। तो इस रिड्यूसर के लिए हम ये सारा तरद्दुद कर रहे हैं कि पहले स्लाइस बनेगा, स्लाइस बना तो उसमें 3 चीजें हैं, इनिशियल वैल्यू, सॉरी नेम, काउंटर, ये कोई भी यूनिक आइडेंटिटी के लिए उसका नाम दे दे। उसके बाद इनिशियल स्टेट, ये स्टेट अरे भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो मैंने स्टेट क्या दी है, ऑब्जेक्ट दी। हालांकि मैं यहाँ स्ट्रेट अवे इनिशियल स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट कॉलन 0 भी लिख देता, दैट शुड आल्सो बी वर्किंग। अब रिड्यूसर में हमें 1-2 चीजें स्पेसिफाई करनी है, वो हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन ये जो चीज हमें रिटर्न करेगा, क्रिएट स्लाइस का फंक्शन जो चीज हमें रिटर्न करेगा, इसे हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे। उस वेरिएबल का नाम अगेन कुछ भी दे दें, लेकिन कोशिश करेंगे मीनिंगफुल हो, काउंटर स्लाइस। क्योंकि ये काउंटर की एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो मैंने उस निस्बत से इसको नाम भी क्या दे दिया, काउंटर स्लाइस। यहां तक बात समझ आ गई है। मुझे पता है कि आपको लगेगा ये थोड़ा सा बोरिंग काम है कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि हम इसमें कुछ भी खुद नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसकी दी हुई कॉन्फ़िगरेशन को उसके रूल के मुताबिक फॉलो कर रहे हैं और कर रहे हैं। असल काम हमारा तब स्टार्ट होगा स्टेट मैनेजमेंट का, जब ये कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। और ये बात याद रखें, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में रिएक्ट सिर्फ एक दफा कॉन्फ़िगर करेंगे आप, सॉरी रिडक्स सिर्फ एक दफा कॉन्फ़िगर करेंगे। बाद में सिर्फ उसमें आके छोटे छोटे फीचर्स इंजेक्ट करते रहेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम होगी। तो इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं आ रही है, हर दफा ये काम कौन करेगा। तो एक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, और ये रिडक्स जो है वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक दफा आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, सीख लिया, तो बाकी वो देख के स्टेप ही कर रहे हैं ना, 3-4 स्टेप लिख लें बेशक, कहीं आपको याद हो जाएंगे। अब बुनियादी तौर पे मुझे ये कहता है जी कि ये जो आपने स्लाइस बनाया ना, ये स्लाइस का ऑब्जेक्ट, मैं यहां से स्ट्रेट अवे लिख के इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो काउंटर स्लाइस का ऑब्जेक्ट है, ये आपको एक एक्शंस की प्रॉपर्टी देता है, या यूं कह लें कि एक्शंस का ऑब्जेक्ट देता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। यूं समझ लें कि क्रिएट स्लाइस का फंक्शन आपको एक्शंस बना के देता है, आपको एक्शंस बना के देता है। कौन से एक्शंस जो आपको मतलूब होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको एक्शन की, अगर आप इस डायग्राम में आए ना, तो यहां पे 2 एक्शंस है। कौन कौन से, एक डिपॉजिट का और एक विदड्रॉ का। तो एक्शन का मतलब क्या है, आप यूआई के क्लिक करने पे जो भी एक्शन ट्रिगर करना चाहते हैं, वो आपको कौन बना के देगा, क्रिएट स्लाइस। लेकिन वो बना के ऐसे नहीं देगा, आपको खुद नाम वाम आपको खुद देने पड़ेंगे, और उसको मतलब आपने उसकी डेफिनेशन भी खुद देनी होगी। ये रैप करके काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस में उन्हें हमें प्रोवाइड कर देगा। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि ये एक्शंस क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है काउंटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, तो मैं यहां पे खुद डिफाइन करूंगा, INCREMENT, इंक्रीमेंट। ये जो रिड्यूसर की प्रॉपर्टी है ना, ये रिड्यूसर की प्रॉपर्टी फिर क्या लेती है, एक ऑब्जेक्ट,
और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। एक्शन बेसिकली फंक्शन होता है। एक्शन किसी काम को जाहिर करता है ना, तो काम को जाहिर करने के लिए तो मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूं। तो मैंने क्या नाम दिया? इंक्रीमेंट। ये आपकी मर्जी का, आपकी चॉइस का है। रिड्यूसर, और जो भी आप रिड्यूसर के अंदर फंक्शन लिखेंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसर फंक्शन। क्या कहेंगे उसे? रिड्यूसर फंक्शन। और ये बात याद रखिएगा, मैं फंक्शन और एक्शन को सिनोनिमसली यूज कर रहा हूं। मैं लफ्ज एक्शन इस्तेमाल करूं तो आप उसको भी क्या समझेंगे? फंक्शन ही है बेसिकली, क्योंकि फंक्शन ही वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। समझ आ गई बात? तो हमें मिसाल के तौर पे मुझे दो फंक्शन चाहिए अगर, तो मैं क्या लिखूंगा? एक को इंक्रीमेंट लिखूंगा, दूसरे को क्या लिखूंगा? मुझे मिसाल के तौर पे कोई तीसरा फंक्शन भी चाहिए, तो मैं यही कॉमा डाल के तीसरा फंक्शन भी लिख दूंगा। मुझे कोई चौथा, तो जितने भी मुझे एक्शंस चाहिए वो सारे के सारे एक्शंस में कहां डिफाइन कर सकता हूं? यहां रिड्यूसर में डिफाइन कर सकता हूं। तो बेसिकली आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन में, वो स्लाइस और स्टोर है। तो स्टोर तो बहुत सिंपल था, उसमें तो एक ही लाइन थी, लेकिन इसके अंदर इसको क्या चाहिए था? रिड्यूसर चाहिए था। रिड्यूसर बनाने के लिए मुझे क्या तरह करना पड़ा? स्लाइस। स्लाइस के अंदर रिड्यूसर और रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर एक्शंस। समझ आई बात? अब इनके अंदर क्या करना है उसकी तरफ जाते हैं। रिड्यूसर के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे ना, उन फंक्शंस में दो ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होंगे। वो रिडक्स खुद बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा, और वो कौन से होंगे? यहां पे एक होगा स्टेट, दूसरा होगा एक्शन का ऑब्जेक्ट। यहां भी स्टेट, एक्शन का ऑब्जेक्ट, और यहां भी स्टेट, एक्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक। अब मैं यहां पे, अच्छा ये स्टेट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इस इनिशियल स्टेट को। ये जो स्टेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये वाला स्टेट, इस इनिशियल स्टेट को। तो यूं समझे कि इस स्टेट के अंदर वैल्यू, यानी मैं यूं कर सकता हूं, स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1 और समथिंग। तो ये बेसिकली बेसिकली क्या कर रहा हूं? इनिशियल स्टेट की वैल्यू को क्या कर रहा हूं? अपडेट कर रहा हूं। समझ आ गई बात? नींद आ गई बच्चों को मेरे ख्याल में। बोरिंग तो नहीं हो गया काम? हो गया मेरे ख्याल में थोड़ा सा। सर में दर्द है? अच्छा अच्छा, रात को नहीं सोए। अब जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये आपको रिटर्न करेगा काउंटर स्लाइस। काउंटर स्लाइस इस एक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और ये जो एक्शंस है ना, इस एक्शंस के ऑब्जेक्ट में ये सारा कुछ पड़ा होगा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और टेस्ट। तो जाहिर है जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को मैं डिस्ट्रक्चर ऐसे कर सकता हूं ना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और साथ में टेस्ट। ये कहानी है फिलॉसफी। ये एक्शंस का ऑब्जेक्ट मुझे किसने बना के दिया? रिड्यूसर्स ने बना के दिया। और मुझे उसने इंटरनली मुझे पता है, या रिडक्स ने मुझे बता दिया है कि आप जब भी एक्शंस को डिस्ट्रक्चर करोगे तो आपको तमाम एक्शंस मिलेंगे जो आपने रिड्यूसर के अंदर लिखे पड़े। अब मुझे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और टेस्ट कहीं बाहर से कॉल करने हैं फंक्शंस, तो मैं यहां पे इनको क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं। और आपको पता है कि जब आपने एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना हो, यानी किसी दूसरी फाइल में किसी दूसरी जगह से यूज करना हो, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तीन फंक्शन, और यहां अगर 6 या 7 होते तो मैं 7 के साथ को एक्सपोर्ट कर सकता था। तो आई डोंट नीड दिस टेस्ट, सिर्फ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देखते हैं, तो आई कैन रिमूव दैट। बट ऑब्वियसली आई कैन ऐड एज नंबर ऑफ फंक्शंस, एज मेनी फंक्शंस एज आई नीड। यहां तक समझ आ गई ये बात जी? ये दो स्टेप्स आपके हो गए। तीसरा स्टेप, आप अगर आप यहां दोबारा जाएंगे तो देन यू हैव टू काइंड ऑफ डू, इसको आप यूज करना है आपको। किधर गया? फुल एग्जांपल में हमें
रूट रिड्यूसर स्टोर इसको भी आपने यहां से एक्सपोर्ट करना है। यहां पे आए और आपने इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम फीचर्स काउंटर स्लाइस, और हमें इसे करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, दैट्स इट। और देन इस रिड्यूसर को हमें पास करना है स्टोर के अंदर। ठीक जी, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं व्हाट आई डिड। ये काम होना है बेसिकली। आपको पता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम, तो ये बेसिकली कहां से कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, काउंटर स्लाइस से। जब मैं इस तरह से इंपोर्ट करता हूं तो क्या चीज इंपोर्ट होती है, जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है उसे आप करली ब्रैकेट में इंपोर्ट करते हैं। तो जब मैंने ये कहा जी कि इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम दिस काउंटर स्लाइस, तो वो जो काउंटर स्लाइस का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। इसने अपना रिजल्ट स्टोर किया किसमें, काउंटर स्लाइस में, और ये काउंटर स्लाइस यहां से क्या हो रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर में इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसको क्या नाम दे रहा हूँ, रिड्यूसर। और स्टोर में क्या पास कर रहा हूँ, की और वैल्यू रिड्यूसर। तो आप इसे चाहे कोई भी नाम दे दे, रूट रिड्यूसर या रिड्यूसर, लेकिन जब आप स्टोर में पास करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर के बिल्ट इन फंक्शन में, तो आप की देंगे रिड्यूसर, और उसके साथ में जो भी रिड्यूसर आपने यहाँ से इंपोर्ट किया होगा वो आप इसको पास करेंगे। समझ आ गई बात यहां तक? तो अभी तक हमने क्या सेटअप किया है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर सेटअप किया है। स्टोर सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए था, रिड्यूसर चाहिए था। रिड्यूसर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, स्लाइस चाहिए था। तो हमने स्लाइस बनाया, स्लाइस के अंदर रिड्यूसर, रिड्यूसर के अंदर एक्शंस, उनको एक्सपोर्ट किया, स्टोर में आके इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके यहां तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हमने आखिरी काम करना है, रिडक्स का सेटअप। रिडक्स बेसिक सेटअप हो गया। अब मैंने आपको कहा था दो स्टेप्स हैं, रिडक्स एक अलग लाइब्रेरी है, रिएक्ट एक अलग लाइब्रेरी है। अब हमने दोनों को क्या करना है, लिंक करना है। अभी तक हम इसको चलाएंगे तो रिएक्ट का रिडक्स को नहीं पता, रिडक्स का रिएक्ट को नहीं पता, ये दोनों आपस में इनका कोई ताल्लुक, लिंक बना ही नहीं हुआ। तो हम इनको लिंक कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमने एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की है रिडक्स, दूसरी इस्तेमाल करनी है हमें रिएक्ट रिडक्स। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि ये जो रिडक्स है ना, ये आप सिर्फ रिएक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन यूज रिडक्स विद द Vue.js, यू कैन यूज रिडक्स विद द प्लेन जावास्क्रिप्ट, एंड यू कैन यूज रिडक्स विद सो मेनी अदर जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशंस या जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरीज। तो ये इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो पहले मैंने कौन सी लाइब्रेरी यूज की थी, सिर्फ रिडक्स। अब कौन सी निकाली है, रिएक्ट रिडक्स। ये किस लिए है, रिडक्स और रिएक्ट को आपस में लिंक करने के लिए। तो आप इसके गेटिंग स्टार्टेड में जाएं, सबसे पहले इसको आप इंस्टॉल करें, सिंपल npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। आप चाहें तो फर्स्ट स्टेप में दोनों को एक साथ ही इंस्टॉल कर लें ताकि आपको बार बार इस तरफ ना आना पड़े, लेकिन मैंने जान के इस तरह किया कि आपको फर्क लगे कि रिडक्स रिडक्स के स्टोर के सेटअप के लिए थी, स्टेट मैनेजमेंट के सेटअप के लिए थी, और रिएक्ट रिडक्स इन दोनों को, यानी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रिडक्स की एप्लीकेशन को आपस में लिंक करने के लिए। ये इंस्टॉल होगी। इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको खुद बता रहा है कि आपका जो रूट कंपोनेंट है, जहां आपकी पूरी रिएक्ट की ऐप सर्व हो रही है, हमारा वो कौन सा है, किस जगह पे है, मेन में। वहां पे जाके आप क्या करें, रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर को इंपोर्ट करें। लेट मी डू दैट। मैंने यहां गया, अपनी रूट एप्लीकेशन में गया, यहां जाके मैंने
रिएक्ट रिडक्स जो अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसमें से क्या इंपोर्ट किया है, प्रोवाइडर। सेकेंड स्टेप में ये बता रहा है कि आप अपने रूट कंपोनेंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने रूट कंपोनेंट को रैप कर दो किसके साथ, प्रोवाइडर के साथ। तो हमारा रूट कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है ना, ठीक। तो हम इसको उठाएंगे, इसको लाइन ब्रेक कर लें और इसको किसके साथ रैप कर दें, प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दें। सिर्फ यही नहीं, अगला स्टेप ये बता रहा है कि जब आप रैप करेंगे तो प्रोवाइडर को एक प्रॉप चाहिए, ये रिक्वायर्ड प्रॉप है, प्रॉप्स पास करने का पता है ना। तो इसको प्रॉप चाहिए कौन सी, स्टोर की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जाके जो इसकी रिक्वायर्ड प्रॉप है ना स्टोर, उसको वो दूंगा। लेकिन अब मेरे पास स्टोर तो है ही नहीं, बना तो लिया है हमने। तो जो स्टोर बनाया है ना यहाँ पे, ये इसको यहां से करें एक्सपोर्ट, क्योंकि ये स्टोर देना है किसको, रूट में जाके ऐप को। वापस आए मेन में, और जो स्टोर अभी आपने बनाया है उसको यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, और रिडक्स के अंदर जो स्टोर डॉट जेएस। यहां तक बात समझ आ गई है। और आखिरी स्टेप ये है कि ये स्टोर उठा के इसको प्रोवाइड कर, समझ आ गई बात। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने किए हैं कि प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया रिएक्ट रिडक्स में, अपना स्टोर इंपोर्ट किया जो खुद बनाया था, और अपने रूट कंपोनेंट को जहां से आपकी एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो रही है उसको उठा के आपने किस में रैप कर दिया, प्रोवाइडर में रैप कर दिया। अब ये प्रोवाइडर क्या करेगा, आपकी पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस देगा किस तक, स्टोर तक। तो मैंने कहा था स्टोर किस लिए बना रहे हैं, स्टेट्स को मैनेज या स्टेट को स्टोर करने के लिए। तो जब आपकी पूरी एप्लीकेशन ट्री, जाहिर है आपका सारा का सारा एप्लीकेशन ट्री किस में होगा, रूट प्रोवाइडर में होगा ना, रूट प्रोवाइडर में होगा ना। तो ये खुद किस में रैप्ड है, प्रोवाइडर में। तो प्रोवाइडर इसको क्या दे रहा है, पूरा स्टोर। तो इसका मतलब है स्टोर में जो स्टेट भी पड़ी होगी, जी बिल्कुल, एक दफा पास कर रहे हैं, एक बार पास कर रहे हैं। इसी में सारी की सारी स्टेट पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइडेड होगी। अब जो भी एप्लीकेशन का कंपोनेंट किसी भी दूसरे कंपोनेंट से स्टेट शेयर करेगा तो वहां प्रॉक्स स्ट्रीलिंग नहीं होगी। वो सीधा सीधा जाके रिक्वेस्ट करेगा किससे, स्टोर से, और स्टोर से लेगा। और जब उसे स्टेट अपडेट भी करनी होगी तो सीधा जाके कहां अपडेट करेगा, स्टोर में। समझ आइए बात। तो अब अगर मैंने कोई गलती नहीं की होगी तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, अगर कोई गलती की होगी तो डेफिनेटली एरर आएगा। लेकिन स्टेप्स यही है, थोड़ी बहुत कोई सिंटैक्स की मिस्टेक होगी तो वी कैन फिक्स दैट, वी कैन एडजस्ट दैट। स्टेप्स यही है। नंबर 1, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोर। और क्रिएट, 2 फंक्शन याद रखने हैं आपने। क्रिएट स्टोर बनाने के लिए कॉन्फ़िगर स्टोर, और कॉन्फ़िगर स्टोर एक एटलीस्ट एक चीज चाहिए उसे, रिड्यूसर। तो रिड्यूसर बनाने के लिए आपको क्या बनाना है, स्लाइस बनाना है। स्लाइस के लिए क्या फंक्शन है, क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस 3 एटलीस्ट पैरामीटर लेता है, नेम लेता है, इनिशियल स्टेट लेता है, और रिड्यूसर्स लेता है। रिड्यूसर्स के अंदर आप एक्शंस डिफाइन करते हैं, वो अभी हम आगे डिफाइन करेंगे, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। तो चूंकि रिडक्स का जो सेटअप किया है उसने इस्तेमाल कहां होना है, रिएक्ट के साथ मिलके होना है। तो रिएक्ट और रिडक्स का आपस में लिंक स्टैब्लिश करना था, तो वो आप किसके जरिए करेंगे, रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी के साथ करेंगे। नाउ इफ आई गो बैक टू सी माय एप्लीकेशन, और जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो माशाल्लाह से ब्रेक हो रही है, क्योंकि हमने कोई ना कोई काम गलत किया है। ठीक है, वो कह रहा है जी काउंटर स्लाइस इज नॉट डिफाइंड ऑन पेज नंबर दिस। तो ये कहाँ है काउंटर स्लाइस भाई, ये क्या है, क्रिएट स्लाइस पे क्यों फंक्शन है, वो कोई ना कोई मतलब इस तरह का जो हमने एरर किया ना उसको हम फिक्स कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। क्रिएट स्लाइस, तो यहां तक ये समझ आ गया। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गए ना, तो मैं इस डायग्राम को अब बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन वो तब कर पाऊंगा जब मैं इस एरर को फिक्स करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल ही करेंगे, वी आर रनिंग ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ इस एरर को देख लूं, इफ आई कैन फिक्स दैट नाउ। क्रिएट स्लाइस,
काउंटर स्लाइस COUNTER, काउंटर स्लाइस इज नॉट डिफाइंड। ये काउंटर स्लाइस डिफाइन तो हो रहा है यार भाई, क्या मसला है तुझे? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे आए, इसे इंपोर्ट करें। ये तो नहीं है इसका फंक्शन का एरर। नेम्ड रिड्यूसर, सॉरी, वैसे तो नहीं, मुझे मुझे अंदाजा है, लेकिन वो हम इस तरह करेंगे नहीं। हाँ, यहाँ से इसको बंद कर दें, काउंटर स्लाइस। यहाँ से हमें एक और चीज एक्सपोर्ट करनी है, रिड्यूसर। हाउ टू डू दैट, दैट इज टू बी सीन इन द डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यस, एक और चीज हम मिस कर गए, और वो ये वाली। इसको आप ये कह दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। यानी जिस तरह ये देता है ना, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस देता है, यही काउंटर, जो काउंटर स्लाइस है, ये आपको एक और ऑब्जेक्ट देता है जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। और इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, रिड्यूसर को। इसको आप, आई थिंक दैट शुड गेट फिक्स्ड। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा हमेशा। असल में इशू ये ना कि पहले ये सारे काम हम मैनुअल करते थे, ये दोनों तीनों। जिन्होंने रिडक्स कोर पढ़ी है, आपने पता नहीं पढ़ी है कोर या नहीं पढ़ी। अब रिडक्स ने खुद ही स्विच कर दी है, उसने कोर फंक्शनैलिटी सारी हटा के आधी से ज्यादा चीजें हमें खुद बना के दे दी। तो अब हमें रिडक्स की बनी हुई चीजों पर रिलाई करना है, ना कि खुद बनानी है। दैट्स व्हाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो बट आपने सिंपली याद रखना है कि क्रिएट स्लाइस का फंक्शन आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज देता है। आई रिपीट, इस फंक्शन ने आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? एक्शंस भी और रिड्यूसर भी। एक्शंस भी और, तो आप एक्शंस को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको यह भी पता है कि एक फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है। तो रिड्यूसर को आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसी रिड्यूसर को यहां के क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। किस फाइल से कर रहे हैं, काउंटर स्लाइस, और यही रिड्यूसर आप यहां पास कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये रिडक्स सेटअप करने के बाद रिडक्स को आपने सर्व भी किया मेन फाइल में, और वो कोई एरर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आपका स्टोर सक्सेसफुली सेटअप हो गया। एक और इंडिकेशन है, हमारे पास एक एक्सटेंशन है ब्राउजर की, जिसको हम देख के स्टोर को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको कल करेंगे। लेकिन आपके बेसिक स्टोर का सेटअप जो है वो हो चुका है एक फीचर्स के लिए। यहां तक किसी को मसला हो तो बता दें। सिर्फ दो फाइल्स हैं, स्टोर स्लाइस, स्टोर स्लाइस, स्टोर स्लाइस, और दो फंक्शंस है, क्रिएट स्लाइस और कॉन्फ़िगर स्टोर। एक या दो दफा, मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है बिगिनर्स के लिए, लेकिन एक या दो दफा इसको प्रैक्टिस करेंगे, आई होप कि आपका ये बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फ्लो में आपको मजीद कल कंटिन्यू करूंगा। अब कल हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी चीजें चाहिए थी ना, बनानी चाहिए थी, वो हमने अब बना ली। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम एंडिंग इट। जी जी।